गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रंग पढ़ेंगे जो कि हमारे कला के तत्व में से एक विशेष रह गया था, क्योंकि मेरे को डिटेल में पढ़ाना था इसलिए। तो रंग एक्चुअली कलर हम किसे कहते हैं? आप सोचते होंगे कि बहुत सारे कलर हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, ये सब कलर हैं, सब रंग हैं। इन्हीं के टिंट और शेड जो मिलकर के कई कलर्स बनाते हैं। आप कहेंगे कि सफ़ेद और काला भी कलर है। नहीं, सफ़ेद और काला कलर नहीं है, ये टिंट और शेड हैं। वास्तविकता में प्रकृति के अंदर मुख्य रूप से 3 रंग ही पाए जाते हैं। रंग जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, और उन तीनों के मिलाने से ही विभिन्न प्रकार के रंग बन जाते हैं। और उन्हीं रंगों के जब हम वाइट और ब्लैक उसके अंदर अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं तो टिंट और शेड उसके बन जाते हैं। इसीलिए हमें इतने सारे कलर प्रकृति ने दिए हैं। वैसे 3 ही मुख्य रूप से रंग हैं जिनको कि हम प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग कहते हैं। ये हैं लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और ये प्राथमिक रंग जो हैं, इन्हीं के मिलने से द्वितीयक रंग बनते हैं। द्वितीयक रंग हैं बैंगनी, नारंगी और हरा। लाल और पीला मिलकर के बैंगनी बनता है। लाल और पीला मिलकर के नारंगी बनता है। लाल और नीला मिलकर के बैंगनी बनता है। पीला और नीला मिलकर के हरा बनता है। तो इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाने से, अलग अलग दो कलर मिलाने से द्वितीयक रंग की प्राप्ति हमें होती है। और तीसरा जो है वो इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती रंग कहलाते हैं। कि जैसे एक अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाएं तो एक व्हील सा बन जाता है। एक तरफ रेड, येलो, ब्लू और दूसरी तरफ ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। और इन्हीं के बीच में अगर और हम बराबर मात्रा में लाल और बैंगनी को मिला दें या बैंगनी और नीले को मिला दें तो इस प्रकार से हमें लाल बैंगनी, बैंगनी नीला, नीला हरा, हरा पीला, पीला ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ऑरेंज लाल, इस तरह के रंग हमें प्राप्त होते हैं। इनको हम कहते हैं मध्यवर्ती रंग। ये प्राथमिक और उसके निकट वाला द्वितीय रंग के मिलाने से जो एक नया रंग बनता है उसी को हम मध्यवर्ती रंग कहते हैं। इन मध्यवर्ती रंग को यूँ भी कहा जा सकता है। तो ये थे 3 प्रकार के रंग, और इन्हीं में ही तृतीय श्रेणी के रंग भी आते हैं जो कि अलग अलग रंग से मिलकर के बने हुए होते हैं। उसके पश्चात आता है जो कि विशेष रूप से कलर्स, हम जो इंटीरियर डेकोरेशन जो हम करते हैं उसके अंदर हम कलर स्कीम का उपयोग करते हैं, रंग योजना का उपयोग करते हैं। वह रंग योजना अलग अलग हैं, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे कि एक जो व्हील बनता है पूरा प्रांग रंग, जिसको हम प्रांग रंग योजना का जो हम चार्ट है वो कैसे बना है ये हम देखते हैं। प्रांग रंग योजना का जो चार्ट है उसके दाहिनी ओर के जो रंग हैं इसमें हम देखो हम पूरा देखेंगे। एक तो प्राइमरी कलर्स हो गए रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर्स हो गए ऑरेंज, पर्पल और ग्रीन। और इन्हीं के इंटरमीडिएट कलर हो गए ऑरेंज रेड, रेड पर्पल, पर्पल ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, ऑरेंज रेड आदि। तो इन सबको हम एक व्हील के अंदर हम रख देते हैं। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक तरफ के रंग गर्म होते हैं और दूसरी तरफ के रंग इसमें ठंडे पाए जाते हैं। जैसे नीला और बैंगनी सबसे ठंडा रंग होते हैं, और ये जो प्रांग कलर जो हैं वो चार्ट के सबसे दबे हुए स्थान पर रहते हैं। हरा रंग ना तो बहुत अधिक गर्म होता है और ना ही बहुत अधिक ठंडा होता है, परंतु जैसे ही हरे में अगर हम पीले को मिला देते हैं तो वह गर्म रंग बन जाता है। इसके आगे के सारे जो रंग हैं वो पीला, ऑरेंज, रेड, ये सब पर्पल हालांकि ठंडा कलर है, लेकिन पर्पल के साथ भी रेड अगर मिक्स हो जाता है ज़्यादा मात्रा में तो वो भी गर्म रंग हो जाता है। तो गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं।
इनमें कोई अनुरूपता नहीं पाई जाती। तो अनुरूपता उत्पन्न करने में हमें रंग संयोजन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि गर्म रंगों को आपस में अनुरूपता होती है क्योंकि ये एक दूसरे के संबंधित होते हैं। इसी तरह ठंडे रंगों में आपस में अनुरूपता होती है क्योंकि वो एक दूसरे के समीप होते हैं। तो हमें आंतरिक सज्जा करने के लिए, सुंदरता लाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए, लुभावना दिखाने के लिए हमें गर्म रंगों का अलग और ठंडे रंगों का प्रयोग अलग हमें करना चाहिए। प्रारंभ चार्ट योजना के अनुसार गर्म रंग वाली वस्तुएं आकार में हमें बड़ी दिखाई देती हैं और पास नज़र आती हैं, जबकि जो ठंडे रंग वाली वस्तुएं होती हैं वो हमें दूर नज़र आती हैं और छोटी होने का आभास दिलाती हैं। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के विपरीत और विरोधी होते हैं। साथ ही ये रंग एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, जैसे लाल और हरा, बैंगनी, पीला, नारंगी, नीला, सफ़ेद और काला, ये सभी एक दूसरे के पूरक भी कलर हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम्स के अंदर यूज़ करते हैं। गर्म रंग प्रसन्नता, खुशी, उत्तेजना, प्रेरणा लेकर के आते हैं, जबकि ठंडे रंग मन को शांति, विश्राम, संतोष, शीतलता, आरामदायकता प्रदान करते हैं। अधिक गर्म रंग उत्तेजना, बेचैनी उत्पन्न करते हैं और चित्त को अस्थिर करते हैं, और अधिक शीतल रंग जो होते हैं वो उदासीनता लेकर के आते हैं। तो हमें इनके इंटरमीडिएटरी कलर्स का हमें उपयोग करना चाहिए। रंग जैसा भी बताया आपको, दूरी को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि ठंडे रंग दूर दिखाएंगे किसी भी चीज़ को और गर्म रंग जो होंगे वो हमें पास दिखाएंगे। तो हम जब गृह सज्जा में इनका उपयोग करें तो यदि छोटे कमरे को ठंडे रंगों से सजाया जाता है तो हमें बड़े दिखते हैं, और यदि उन्हें हम गर्म रंगों से सजा देंगे तो वो बहुत और भी अधिक छोटे दिखाई देंगे। और यदि कमरे का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम उसके अंदर गर्म रंगों का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे सामंजस्य पैदा हो जाए। और छत पर हमेशा हमें हल्का रंग करना चाहिए जिससे हमें छत ऊंची दिखाई दे। यदि कमरे की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है तो आमने सामने की लंबी दीवारें जो हैं उनको हल्के रंग से और छोटी दीवारों को गहरे रंग से हमें पेंट करवाना चाहिए। प्रांगण चार्ट में सबसे ऊपर बीच में पीला रंग तथा नीचे बैंगनी रंग है। इन दोनों रंगों के मिलाने से एक रेखा बनती है जो रंगों को विभिन्न समूह के अंदर बांट देती है। रंगों का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? प्रकाश ही है। अंधेरे कमरे की दीवारों के जो पेंट होती है वो हल्के रंगों से होनी चाहिए, और जो उजाले वाले जो कमरे हैं उनकी जो पेंट होनी चाहिए वो हल्के रंग से होनी चाहिए, गहरे रंग से कर सकते हैं। किसी भी सफ़ेद रंग में लगभग 75 से 80% तक प्रकाश उसको परावर्तित कर देता है, इसलिए जिस कमरे में भी हम अधिक अंधेरा हो उसको हमें सफ़ेद कलर करवाना चाहिए। पीला रंग 70% प्रकाश को परावर्तित करता है। काला रंग सबसे अधिक कलर को अवशोषित करता है। इसके पश्चात कुछ सिद्धांत हैं प्रांगण योजना के, जैसे एक ह्यू का सिद्धांत है। जैसे जो रंग हैं, ह्यू का मतलब है कि गर्म और ठंडे रंग। तो रंग दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। गर्म रंग प्रसन्नता, खुशी, प्रेरणा, उत्तेजना, उल्लास, उत्साह प्रदान करते हैं। ठंडे रंग शांति, आराम, संतोष प्रदान करते हैं। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के विरोधी होते हैं। गर्म और ठंडे रंग आपस में अनुरूपता नहीं होती है इनमें, तो हमें इस प्रकार से यूज़ करना चाहिए कि एक दूसरे से संबंधित हों। रंग किसी वस्तु के आकार को घटा बढ़ा कर बता सकते हैं, ये बता ही दिया है आपको। रंग स्थान को दूरी और पास भी दिखा सकते हैं। रंग चक्र में वे रंग जो कि ठंडे और गर्म रंगों को विभाजित करने वाले हैं वो सीमा रेखा के ऊपर और उनके बारे में जानकारी हमें देते हैं। रंग वस्तु को भारी और हल्का होने का आभास भी हमें दिलाते हैं। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो है मूल्य। मूल्य का मतलब है कि रंग का गहरापन या हल्कापन। तो गहरापन और हल्कापन का मतलब है उसकी टिंट और शेड। यदि किसी भी एक कलर को हम इसमें से प्रांग कलर योजना में से अगर हम एक कलर को ले लें और उसके अंदर अलग अलग अनुपात में सफ़ेद रंग मिलाते जाएं तो वो गहरे से हल्के की तरफ जाते रहेंगे। इसी प्रकार उसी कलर के अंदर अगर हम सफ़ेद की बजाय काला रंग मिलाते जाएं
तो वो हल्के से गहरे की तरफ जाते रहेंगे। तो इस तरह से किसी भी कलर का हम मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि गहरापन और हल्कापन हमें बताता है। गहरेपन और हल्के रंग से हम विविधता भी दिखा सकते हैं। विविधता की बहुत सारी श्रेणियाँ, किसी भी एक कलर का हमें बहुत सारे रंग मिल जाते हैं। सबसे कम जो मूल्य होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और जितना अधिक कलर के अंदर सफ़ेद रंग मिला हुआ होगा उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। और काले रंग का मूल्य जो होता है कम होता है, और काले रंग का जो मूल्य होता है वो अधिक होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वो हल्का होता है, कोई भी अन्य रंग नहीं है जो उससे हल्का हो। और काला रंग जो होता है वो गहरा रंग होता है, उससे अधिक गहरा रंग कोई भी नहीं है। तो टिंट और शेड का हम बहुत अधिक कलर स्कीम्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो टिंट जो होता है वो रंगों का वह मूल्य है, रंगों का वह मूल्य है जो सफ़ेद रंग के मिलाने से आता है, और टिंट वह है जो कि काले रंग के मिलाने से आता है। रंगों के मूल्य को इच्छानुसार हम घटा बढ़ा सकते हैं सफ़ेद और काला मिला करके। ये आपको बता ही दिया कि ग्रे जो रंग होता है वो उदासीनता का सूचक होता है, काला रंग प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है, और सफ़ेद रंग परावर्तित करता है। उसके बाद तीसरा जो सिद्धांत आता है वो है क्रोमा का सिद्धांत। प्रांग के रंग योजना का यह तीसरा महत्वपूर्ण एक गुण होता है। इसको सिद्धांत भी कह सकते हैं, गुण भी कह सकते हैं इनको हम, मूल्य और क्रोमा गुण। क्रोमा से तात्पर्य किसी भी रंग की तीव्रता या रंग की चमक और धुंधलेपन से है, तो इसके अंदर कितनी ब्राइटनेस है, कितनी उसके अंदर डलनेस है। तीव्र रंग की वस्तुएं जो होती हैं वो आकर्षक, प्रभावशाली, रुचिकर और मनोहारी नज़र आती हैं, व्यक्ति के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और बहुत देर तक उसको आकर्षण बनाए रखती हैं। कम तीव्र रंग की वस्तुएं शांत, शालीन, सावर लगती हैं, ये अति सूक्ष्म होते हैं, और इनका प्रयोग छोटे क्षेत्रों में उचित नहीं रहता है, क्योंकि और डार्क की तरफ हम चले जाते हैं। रंगों की तीव्रता को घटाया बढ़ाया जा सकता है, किसी भी रंग में उनके पूरक रंग मिला देने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है, परंतु यदि उन्हें पूरक रंगों के पास रख दिया जाए तो वो अधिक तीव्र नज़र आने लगती हैं। तो प्रांगीय रंगों की जो तीव्रता है उनके पूरक रंगों को मिलाने से उनकी तीव्रता कम या अधिक हो सकती है। कुछ रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक तीव्र होते हैं। रंगों को यदि उनके पूरक रंग के पास रखा जाए तो उनकी तीव्रता और बढ़ जाती है। तीव्र रंग रुचिकर, प्रभावशाली और अधिक आकर्षक नज़र आते हैं। ये तो था हमारा कि हम किस प्रकार से प्रांग रंग योजना देखेंगे। कल हम पढ़ेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि रंगों का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे पीले का, नारंगी का, हरा का, सबके मानव रंग पे प्रभाव आप मुझे लिख करके भेजेंगे, कार्य करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रंग योजना, जो कि हम आंतरिक सज्जा के अंदर जब हम डेकोरेशन कर रहे हैं किसी रूम का, चाहे ड्राइंग रूम का, चाहे बेडरूम का, उस समय हमें किस प्रकार से कलर का यूज़ करना चाहिए, क्या क्या योजना है, उसके अनुसार हमें, अगर हम कलर योजना के अनुसार, रंगों की योजना के अनुसार जो विभिन्न बताई गई हैं उनके अनुसार कलर का चुनाव करते हैं तो कमरे बहुत अधिक आकर्षक और सुंदर नज़र आते हैं। कल हम पढ़ेंगे कलर स्कीम्स। धन्यवाद।